खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे को होस्ट हैं जनाब मियाँ शाहिद साहब। मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ हैं। तारुफ करवाने से पहले मैं रन डाउन आपकी खिदमत में पेश कर दूँ पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद पूरे मिडल ईस्ट में अब एक ये र्यूमर मिल है या मुल्क देख रहे हैं नए नए और मुआहदों की बात हो रही है। पूरा सिक्योरिटी पैराडाइम बदल के रह गया। इस हवाले से बात पूछेंगे मोहम्मद बिन सलमान। नवंबर में पाकिस्तान भी उनके आने का इम्कान है। उधर बगराम एयर बेस पर अमेरिका फिर दोबारा से हक जतला रहा है और साथ ही प्यूटन की एक ट्वीट भी आई कि ये तो सोवियत यूनियन ने बनाई थी। बहरहाल वो भी बड़ा सामान छोड़ के गए हैं अमेरिकन यहाँ पे। इस पे बात करेंगे। और आखिर में ट्रंप ने भारत की आईटी इंडस्ट्री को भी निशाना बना लिया है। ये इस मैशत का होगा हमारा आखिरी सेगमेंट। मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। साथ मौजूद है एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। जाहिद महमूद साहब, एक सवाल मैं ज़रा इंट्रीग कर रहा है मैं एक सवाल, हम बाकी डिटेल्स पे बाद में आएंगे। ये फरमाइए कि ये जो हमारा जो अरेंजमेंट या ट्रीटी या जो कुछ भी हुआ है, अभी तो इसकी डिटेल्स पब्लिक नहीं हुई, एक जॉइंट कम्युनिके आया है, क्या हम ये समझें कि ये विदाउट अमेरिकन नॉड हुआ है या ये क्या इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि थोड़ी सी उलझन होती है जितना अमेरिका का इन्फ्लुएंस था वहाँ पे सऊदी अरब पर और इलाके में, तो इसको आप कैसे देखते हैं? इंडिपेंडेंट डिसीजन है हम दोनों रियासतों के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काजी साहब, बात समझने की ये है कि बेसिकली इसको इंडिपेंडेंट डिसीजन कहता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हालात हो, हम पॉलिटिक्स में बहुत सी बातें भी कर लेते हैं, इंट्रीग भी हो जाते हैं, जरा क्विकली इंट्रीग हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक उनके साथ एग्रीमेंट है, इट्स नॉट ट्रीटी, बिकॉज ट्रीटी की कॉनोटेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इट्स एन एग्रीमेंट विद सऊदी अरेबिया। और ऑटोनमस इसलिए है कि पाकिस्तान हमेशा जो अपने डिफेंसिव देखे ना, हम इसको सऊदी कॉन्टेक्स्ट में देखें, पाकिस्तान के अपने कॉन्टेक्स्ट में भी देखें। जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा था जी और इंडियन एप्लीकेशन होने वाली थी, तो एक रात पहले ऑपरेशन संदूर से पहले जेडी वैंस क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, जिन दोनों ममालिक का अपना मामलात है। फिर जब जंग उन्होंने छेड़ दी और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स किया, अभी मार्के हक का रिस्पॉन्स जाना शुरू हुआ और बुनियानुल मरसूस तो हमारा पोटेंशियल वाला है ना। मार्के हक जब शुरू हुआ, रिस्पॉन्स किया, तो पाकिस्तान ने इररिलेवेंट किया इंडिया को, जिसने पूरे रीजन को, पूरे वर्ल्ड पावर्स को स्क्रैम्बल कर दिया। वो फिर भागे हुए आए इसको बचाने के लिए जी। तो उस वक्त भी पाकिस्तान आपको देख रहे थे कि आइसोलेटेड खड़ा था, कोई हमारे साथ खड़ा नहीं था सिवाय हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है दैट इज चाइना वन। दूसरा ये है कि जो कतर में हमला हुआ, उससे पहले तो चले चीजें चल रही थी। कतर के हमले ने जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है मिडिल ईस्ट, उसको पूरे को जोड़ कर रख दिया जी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की बातचीत क्या, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेशक सामने न हो, लेकिन हमारी चल रही थी जी। 1982 के प्रोटोकॉल के तहत ऑलरेडी हमारे ट्रेनर्स वहां पर मौजूद है। पहली कुवैत वार जब हुई, जब अरब वार हुई है कुवैत वाला, जब आपको याद होगा कुवैत इराक का कॉन्टेक्स्ट, उसमें भी पाकिस्तानी ट्रुप्स वहां पे डिप्लॉयड थे। मेरी अपनी यूनिट वहीं पे रेज हुई जी, अरर के मैदान पे, वहां पे अरर के मकाम पर। तो हम लोग मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन भी वहां पे रही, हमारे ट्रेनर्स अब भी मौजूद है, तो उनके साथ एक पार्टनरशिप तो चल रही है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान की ये जो पार्टनरशिप है, रिलेशनशिप से पार्टनरशिप में जो कन्वर्जन हुई है थ्रू दिस एग्रीमेंट विच इज स्ट्रेटेजिक इन नेचर, इसलिए कि इसमें जियोपॉलिटिक्स भी है, इकोनॉमिक्स भी है, मिलिट्री टू मिलिट्री तो है ही है, और फिर सबसे बड़ी बात है पीपल टू पीपल है जी। दैट्स व्हाई मैं इसको हमेशा बॉटम टू टॉप कहता हूँ कि इसमें अवाम भी शामिल है और लीडर्स भी शामिल हैं। तो इट इज प्योरली पाकिस्तान डिसीजन। देखिए, बाकी आपका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, आपके पार्टनर्स होते हैं स्ट्रेटेजिक, जैसे चाइना के साथ हमारी दोस्ती है, अमेरिका के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो डिफरेंट चैनल से कुछ ना कुछ खबर जरूर होती है, लेकिन ये कहना कि उनको बता के उनकी इजाजत से तब ये किया, ऐसा है नहीं। इंफॉर्मेशन दी जाती है, परमिशन नहीं ली जाती जी। अच्छा, ठीक है जी मियां साहब, मेरा सवाल जो है वो एयर मार्शल साहब से होगा और एयर मार्शल साहब से मैं रहनुमाई भी चाहूँगा। सर, ग्रेटर इसराइल का प्लान तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के जो माहिदे ने, दिफाई माहिदे ने दफन कर दिया है, और भारत का जो ग्रेटर बल्कि टाइगर, एशियन टाइगर बनने का ख्वाब था, वो हमने चिकनाचूर कर दिया। अब पाकिस्तान तो ग्रेटर पाकिस्तान बन रहा है, लेकिन इसमें मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा कि वज़ीर ख़ारजा हों या वज़ीर दिफा हों, वो कहते हैं कि बाकी मुल्क जो हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं, वो उनसे भी माहिदे होंगे। क्या इससे आपको नजर आ रहा है कि बाकी मुल्क भी पाकिस्तान के साथ दिफाई माहिदे करेंगे?
बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो जनरल साहब की बात से एग्री करूंगा कि पाकिस्तान की हद तक मेरे ख्याल में हमारा ये इंडिपेंडेंट डिसीजन है। अल्लाह ताला ने जो हमारे ऊपर अपना करम किया है ऑपरेशन बुनियाद मरसूस मार्का हक में, उसकी वजह से जो हमें इज्जत अफजाई मिली है, ये सब उसी का शाखसाना है। एक डोमिनो इफेक्ट है जो एक स्टार्ट हुआ राफेल गिराने से, फिर बुनियाद मरसूस हुआ, और उसके बाद डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जैसे हमें अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक कामयाबी मिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हद तक तो ये बिल्कुल मुझे कोई डाउट नहीं है, इंडिपेंडेंट हमारा फैसला है। और जैसे जनरल साहब ने कहा कि 1982 से कब से वो चलता आ रहा है, हमारे ट्रुप्स भी जाते हैं, हमारे एयरफोर्स के लोग भी जाते रहे, एयर डिफेंस के लोग भी जाते रहे। लेकिन मैं इतना, ये मेरी ज़ाती राय है कि कम से कम सऊदी अरब ने कुछ उनको बताया होगा ट्रंप साहब को। देखिए, ये कतर वाले वाक़े के बाद एक चीज़ उनके ऊपर क्लियर हो गई कि अगर वो ईरान के सारे ड्रोन्स को रोक सकते थे तो इसको भी रोक सकते थे। तो ये इंटेंशन तो जाहिर हो गई कि जब इसराइल चाहेगा तो ये उनकी मदद को नहीं आएंगे। अब इतने बड़े, जब एक बेयर हग पड़ा हुआ हो इतने बरसों से, उससे एकदम छुटकारा हासिल नहीं होता। वहां पे आपने, जिसने इतनी जोर की बेयर हग आपको डाली हो, जब भी डाली हो, कब्जा किया हो, अपने अड्डे बनाए, उससे बड़े धीमे तरीके से डिप्लोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता उससे डिटैच होना पड़ता है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसके बाद शायद फौरी तौर पे कोई ऐसी जो है वो नताइज या और एग्रीमेंट्स ना हो, लेकिन आई थिंक इसका एक ट्रिकल इफेक्ट जरूर होगा। आप देखिए ना कि कुछ ऐसी ही परेशानी है या एक फीलिंग है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो तमाम मुतवक्को एक्सेप्ट हो, आप इंडोनेशिया को उसको छोड़ दें, टर्की को, तो आप देखिए कि उन्होंने मिस्र को, यूएई को, सऊदी अरब को, कतर को, जो एक छह जो ममालिक के सरबराहों को बुलाया है शहबाज शरीफ साहब के साथ, इसमें शामिल हैं। तो ये एप्रीहेंशन अब उनको भी कहीं ना कहीं है। और एट द सेम टाइम अगर आप याद करें तो एमबीएस कहीं ना कहीं पहले भी किसी न किसी मामले पे ट्रंप को या अमेरिकन को थोड़ा सा दो टोक जवाब दे चुके हैं। तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी, अगर ना सही तो, लेकिन ये चीज़ें इंशाल्लाह होंगी और इंशाल्लाह ग्रेटर पाकिस्तान के हक में होंगी। अच्छा जनरल साहब, एक दो और बातें जो हमारे वजीर दिफा के ने भी एक दफ़ा कहीं और बाद में शायद उस पर इन्होंने कोई वोल्टा फेस तो नहीं किया वेरी अपेरेंटली या बड़ी एक क्लियर टर्म्स में। अब क्या ये जो अरब के कुछ तजिया निगार कह रहे हैं और वहाँ के अखबारात में भी एक इशारतन बात हो रही है कि हम वहाँ कोई डिप्लॉयमेंट भी करेंगे मिज़ल्स की, या आर्मी तो हमारी वहाँ ऑलरेडी मौजूद है। उससे पहले भी जब वो वाक़या हुआ था, हम जानते हैं 70s में, तो हमें हमारा ये फ़र्ज़ था और हमने किया भी वो। तो कोई इमीडिएटली हमें डिटेल्स तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जिस तरह एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि अब तो ये हो गया तय कि एट विल इजराइल कहीं भी हिट करेगा। और आई थिंक दिस इज द फंडामेंटल टू द डिसीजन दैट मोहम्मद बिन सलमान टुक। अब क्या समझते हैं जनरल साहब कि हम किस हद तक उनको महफूज करने के लिए, वैसे तो हमें हर हद तक जाना चाहिए, जो हमारा मजहबियाती भी एक इशू है, तो आप क्या समझते हैं प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? प्रैक्टिकली वो तमाम चीजें होंगी जी, लेस मे बी द स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो एक दूसरे के दिफा को करनी होंगी। जब सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई भी हमला होता है, चाहे हाइब्रिड डोमेन में हो, चाहे 5th जनरेशन का हो, चाहे कन्वेंशनल डोमेन में हो, तो फिर पाकिस्तान का जब उनके साथ मुआहदा हुआ है तो पाकिस्तान विल डिप्लॉय ऑल अवेलेबल मींस एट डिस्पोजल विद ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी बनाएंगे। और यही चीज होगी जब पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा। ये देखिए, ये स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, ये दिस इज नॉट एन ऑर्डरी के दो मुल्कों ने बैठ के बातचीत कर ली है, लीडरशिप से आया है, दोनों बिग पावर्स है अपने अपने रीजन की, और दिस इज नॉट ऑर्डरी कि हमने वो कर दिए। तो पाकिस्तान ऑफ कोर्स अभी ऑपरेशनल प्लान्स डिस्कस हो रहे होंगे, हो चुके होंगे, वी अंडरस्टैंड देयर प्लान्स आल्सो, वो हमारे उनसे डिस्कस होंगे। डिफरेंट थ्रेट को असेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज थ्रेट असेसमेंट की जाएगी कि थ्रेट असेसमेंट हो क्या सकती है, कि ये प्रॉक्सीज ही होंगी, मिसाइल अटैक हो सकता है, जो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी सऊदी अरेबिया के एनिमी के पास है, उस थ्रेट को पूरी को असेस किया जाएगा और फिर एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। उस रिस्पॉन्स की हो सकता है टेक्नोलॉजिकल जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो सऊदी अरब की तरफ से ज्यादा हो रही हो, जो प्रोफेशनल मिलिट्री ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट है वो, तो अगर डिप्लॉयमेंट भी करनी पड़ी उस थ्रेट असेसमेंट को जवाब दे और रिस्पांस देने के लिए,
तो यस ऑफ कोर्स होंगी, और पास्ट में भी हम डिप्लॉय रहे हैं जी। हमारे आर्मर मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन डिप्लॉयड रही है, हमारी एयरफोर्स के लोग डिप्लॉयड रहे हैं, ट्रेनिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। तो पूरी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, तभी तो हम एक इस दिफा का डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फायदा उठा सकेंगे। अगर ये फोर्स टू रेकन विद नहीं है एंड इट इज नॉट क्रिएटिंग इफेक्ट्स इन द हार्ट्स ऑफ द एनिमी या इन द प्लान्स ऑफ द एनिमी, तो फिर तो इसको वो बस गपशप ही है ना जी, फिर उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इट इज लिटिल बियॉन्ड गपशप, इट इज लिटिल मोर इफेक्टिव एंड इट इज लिटिल मोर सीरियस देन पीपल आर थिंकिंग कि ये ऐसा है। हम अभी तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि बस ये एक टोटल के बातचीत हो गई, उन्होंने कर दी है तो इट इज खत्म। इट इज नॉट खत्म, इट इज बिगिनिंग। ये तो जनरल साहब हम पहले साबित कर भी चुके हैं। जायंट थे वो फोर्सेस इजराइल, और उनके साथ था जब ये हमारा वो, और 8 मिनट में हमने पूरी दुनिया का सिक्योरिटी पैराडाइम तब्दील करके रख दिया। अच्छा जी मियां साहब, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, प्लीज़ गो हेड। एयर मार्शल साहब ने मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ काजी साहब कि अभी जो इंडस शील्ड मशकें जो हैं वो हो रही हैं और 3 मुल्कों के दरमियान हो रही हैं, इनको बड़ी अहमियत हासिल हो चुकी है, और उसमें पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब के जो है वो जेट जंगी त्यारे जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। ये एक दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है एयर मार्शल साहब। दूसरा सर, तजावीज़ ये भी दी जा रही हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जब मुआहिदा हो चुका है तो दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका फ़ौजी मशकें भी होनी चाहिए, और उनके जो सऊदी अहलकार हैं उनका NDU में जो है वो उनकी तरबियत भी होनी चाहिए, और रियाज़ और तबूक में मुश्तरका इंटेलिजेंस सेंटर जो है वो कायम होने चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि दोनों दिफाई जो नेटवर्क है वो कायम होने चाहिए, रायती निरखों पर जो है तेल की फराहमी होनी चाहिए, 10 से 15 अरब डॉलर का दिफाई सरमायाकारी होनी चाहिए। आप इन तजावीज़ से कैसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, आपने ये जो साथ इसके इक्तिसादियात को कनेक्ट किया है, ये बिल्कुल ठीक कनेक्ट किया है, और ये वो फैक्टर है जिसका हमें फ़ायदा उठा के अपनी इक्तिसादियात को बेहतर करना चाहिए। मैं आपके सेकंड पार्ट का पहले ही वो बात कर रहा हूँ कि इसको हमें इसको बिल्कुल इसके फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये इक्तिसादियात इसमें शामिल हैं। जहाँ तक एक्सरसाइज की बात की है कि हम तकरीबन 2004 से हम टर्की के साथ हमने ये एक्सरसाइजेज शुरू की थी, और टर्की हमारा एक बहुत ही ट्रस्टेड फ्रेंड है। मैंने वहाँ पे एज डिफेंस स्ट्रेटजी सर्व किया, और आई फील प्राउड कि मैंने उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया कि दोनों मुल्कों की ये एक्सरसाइज होनी चाहिए। और वो वहाँ से एक्सपैंड होते होते जब और मैं आपको ये बताऊं कि जब पहली दफ़ा हमारी एयरफोर्स 2004 में 5 में गई वहाँ पे, जहाँ पे 6 यूरोपियन कंट्रीज और इंक्लूडिंग एक बैच में जिसमें हम शामिल नहीं थे, इजराइल भी आता था, जब एक्सरसाइजेज हुई तो पहली दफा की एक्सरसाइज में ही पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस सबसे ऊपर रही थी। ये उन्होंने एक्नॉलेज किया था। तो वहां से करते करते हमने अब हमारी जो अपने इंडस की बात की है, इसमें भी बड़े रिस्ट्रिक्टेड अभी तक कंट्रीज आ रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब है, टर्की आता है, बांग्लादेश को हमने एज ऑब्जर्वर इस दफा ने दिया था, और अब तो बहुत सारे ममालिक आना चाहते हैं। और जितनी आपने ये डिफरेंट ये आपने जो बताए हैं, इसके पहलू बताए हैं, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जो अभी रिसेंट हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसने साबित कर दिया कि वॉर का पैराडाइम कंप्लीटली शिफ्ट हो गया है। ये मल्टी डोमेन हो गया, ये जमीन से उठ के ये स्पेस तक चली गई है। तो अगर सऊदी अरब के साथ, टर्की के साथ, या जिन भी ब्रदर मुल्कों के साथ जो हमारे ट्रस्टेड है, चाइना के साथ हमारी बहुत रेगुलर एक्सरसाइज होती हैं, तो उसमें फिर ये सारे डोमेन्स में हमें करना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें क्वालिफाई क्या, हम इसमें प्रूव कर चुके हैं कि इन सारे डोमेन्स में वी आर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन ग्रेट। और अगर हमने सऊदी अरब को और एमिरेट्स के जो स्टेट्स हैं, इनको अगर चाहिए तो हमें बड़े ग्रेजुअली एहतियात के साथ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, उनके अमेरिका के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, और अमेरिका जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा, आप उसको समझ लें कि इसराइल के वो अंडर है या वो इसराइल के अंडर है। सो वी गॉट टू बी वेरी केयरफुल इन दैट सेंस, हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे जनरल साहब ने कहा कि मुआहिदा है, और उनको जब भी किसी भी किस्म का उनके ऊपर हमला हुआ, हमने हेल्प करनी है, उनको तरबियत चाहिए, हमने देनी है, तो ये सारे जो फैसिलिटीज इसमें हमें करना पड़ेगा। और एक अच्छी बात ये होगी कि इसमें चाइना का जो अमल दखल हमारे साथ या मोहब्बत है, या जो उनके गैजेट्स को हम, उनके सिस्टम को हम यूज़ कर रहे हैं, चाइना का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ेगा। क्योंकि एक चीज़ साबित हो गई है इन सारे कंट्रीज को कि सारे बड़े बड़े अमेरिकी हथियार होने के बावजूद
इनके पास उसका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल होता तो ये कतर के ऊपर ये हमला ना होता। अच्छा, ये बड़ी आपने अहम बात की। डिप्लोमेटिकली बहुत एहतियात से आगे जाना चाहिए, लेकिन अपने और उनके मुश्तरका मफाद को सामने रखते हुए हमें इसको बिल्कुल एक्सपेंड करना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं हमें उन्हें बड़े केयरफुली डिसएंटेंगल करना पड़ेगा जितनी उसकी इंटरवेंशन है। मैं एक दूसरे इशू की तरफ जन साहब, मैं एक और इशू की तरफ आता हूँ, और वो ये है कि एकदम से टैरिफ इज द मोस्ट अनडिप्लोमेटिक ऑफ द लीडर्स दैट हिस्ट्री और इवन अमेरिका हैज सीन। और उन्होंने कहा जी अब मैं बगराम एयरबेस मुझे चाहिए, और प्यूटन ने उधर कह दिया कि हुजूर ये तो हमने तामीर की थी। तामीर तो खैर की थी उन्होंने, मगर इनकी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। अब 20 साल तक, और मेरे ख्याल में तालिबान की हुकूमत ने भी कह दिया कि नो वे। और ये आपको क्या लगता है, कैन इट लीड टू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या ये जस्ट इट्स जस्ट लाइक अ टफ टॉक? नहीं, इट इज कमिंग फ्रॉम द व्हाइट हाउस जी। प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं, और जिस तरह के वो पर्सनैलिटी है तो मर्कुरियल पर्सनैलिटी है, बट वो जब कहते हैं तो फिर वो कर देते हैं। समथिंग इज कुकिंग अप जी, ये ऐसा नहीं है। और नेगोशिएशंस इनकी बहुत अरसा से हो रही हैं जी, तालिबान की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इनकी बहुत बातचीट हो चुकी है। एक्चुअली अमेरिका के बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं हुए विड्रॉल के बाद जी। वो हैपेजेंट विड्रॉल था, पूरे इलाके को ऑफ कोर्स रीजन पूरा जो है वो डिसरे है। जहां से भी अमेरिकन जाते हैं, चाहे ऑर्गेनाइज्ड विड्रॉल करके जाएं या क्यास चला के जाएं, वो क्योटिक एरिया तो छोड़ के जाते हैं। इराक को देख लें, अफगानिस्तान को देख लें, अब दोबारा वो वहां पे आना चाहते हैं, क्योंकि उनकी वो जो खुली छुट्टी उन्होंने दी थी ना इंडिया को इस अफगानिस्तान के अंदर, कि आप वहां पे रहो, अफगानिस्तान इज एट योर डिस्पोजल, इनके साथ मिलके आप प्रॉक्सीज अपना भी स्कोर सेटल करें और हमारे भी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, वो पूरे नहीं हो पाए जी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो समझते हैं कि अभी मुझे खुद ये यहाँ पे प्रेजेंस जो है मैं ही कटल कर पाऊंगा या चैलेंज कर पाऊंगा अपने नंबर 1 कंपिटिटर को, दैट इज चाइना। उनके इकोनॉमिक जो BRI का प्रोजेक्ट आपको पता है अफगानिस्तान से हो रहा है। नंबर 3 ऑब्जेक्टिव्स उनका ये रहा है कि रशिया को भी यहाँ से, रशिया चाइना पूरे रीजन को एक कोर्जन में रखना चाहते हैं। थ्रू हाइब्रिड भी हो सकती है, थ्रू कन्वेंशनल भी हो सकती है, थ्रू देयर प्रेजेंस भी हो सकती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच इज फैक्ट ऑल्सो कि अभी अफगानिस्तान की सॉइल पे टेररिज्म का जो गठजोड़ हो रहा है जी, चाहे वो ETIM हो, चाहे वो एंटी पाकिस्तान तहरीके तालिबान हो, चाहे वो ISIS हो, ISIL हो, अलकायदा हो अमेरिका के खिलाफ, तो पूरा रीजन, पूरे इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है जी वो थ्रेटन हो रही है अफगानिस्तान से। और कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए भी हैं जहाँ पे डायरेक्ट अमेरिकन सिक्योरिटी थ्रेटन हो रही है, तो वो उसको भी एड्रेस करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहना चाहते हैं ताकि टेररिज्म की वेव को रोका जाए इससे पहले कि ये फैले। एंड फिफ्थली मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि वो जो 21 के बाद जो दोहा अकॉर्ड हुआ था, तो तालिबान हैव आल्सो नॉट फुलफिल्ड। तालिबान तो बड़ा कह रहे हैं और मुत्तकी साहब भी कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, 20 साल लड़ने को फिर तैयार है, क्योंकि उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो जाएगी जो 2021 में हुआ, तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी ये भी कर रहे हैं। तो आज जो इन्वायरमेंट अफगानिस्तान में बनी है, इसका टोटल जिम्मेदार जो है वो तालिबान की गैर संजीदा और गैर जिम्मेदार हुकूमत है। ऑफ कोर्स इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट हमारे पे भी आएगा, कोई पॉजिटिव तो नहीं आएगा, नेगेटिव ही आएगा। बट आई थिंक पाकिस्तान शुड बी वेरी केयरफुल इवन ऑन कमेंटिंग दिस अफगानिस्तान इशू। हमें बहुत केयरफुल होना होगा। जनरल साहब, आर यू सेइंग दैट वी आर लुकिंग एट अनदर गुरिल्ला वारफेयर, यू नो, दैट वी सॉ इन द पास्ट? एक जाहिर है वो तो चढ़ जाएंगे पहाड़ों पे, और वो हम जानते हैं, हम तो ताज बरतानिया से उनकी यानी जानते हैं उनकी परफॉर्मेंस। डिपेंड करता है कि जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है यूनाइटेड स्टेट्स के वो क्या हैं, और अपने जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट, जो प्रेजेंस एट बगराम है, इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे उसको यूज करना चाहते हैं जी। अगर तो रिजीम चेंज है, तालिबान का खात्मा है, तो फिर तो ऑफ कोर्स मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा सर कि क्या इंडियन मीडिया जो है वो बहुत वावेला कर रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो माहिदा हुआ है, दिफाई माहिदा, इसके पीछे चीन है, और साथ इसको टेल किया जा रहा है कि जो ट्रंप ने बागराम के हवाले से बात की है वो भी चीन को रोकने के लिए की है। क्या ऐसा है कि चीन को रोकने के लिए चीन का असर और सूख जो है वो अमेरिका को परेशान कर रहा है, और जनूबी बहेरा चीन जो है उसके अंदर या ज़मीनी रास्तों से वो चीन को जो है वो बिल्कुल घेरना चाह रहा है? आपको कोई ऐसे साए नज़र आ रहे हैं जंग के दोनों मुल्कों के दरमियान? जी, मुझे बुनियादी तौर पे तो आप इंडिया को हमें कहना चाहिए कि इन माय ओपिनियन ये जो पहले
इंडिया और पाकिस्तान का इन्होंने करवाने की कोशिश की, वो फेल हुआ तो इजराइल से ईरान के ऊपर, ये भी टू कंटेन चाइना था। दैट इज माय कैंडिड ओपिनियन। दोनों इनके फेल हुए, तो इसलिए जैसे जनरल साहब ने कहा रातों रात फिर उन्होंने उनकी सुलह सीज फायर करा दी। दैट्स व्हाट आई थिंक। दोनों चीजें, इट्स टू कंटेन चाइना, चाइना रिमेन्स अ डोमिनेंट फैक्टर। देखिए मैडलिन ऑलब्राइट ने को 35-30 बरस पहले कहा था कि द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि चीन की इक्तसादी तरक्की अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है सबसे बड़ा। तो ये पॉइंट अपनी जगह ठीक है। और जो सर मैं थोड़ा बगराम के बारे में कहूंगा कि मेरी जाती राय में, देखिए अमेरिकन बड़े शातिर हैं, वो कोई ना कोई स्टेटमेंट दिलवा के ना किसी से, हमारे से या किसी और से, उसका रिएक्शन देखते हैं क्या है। अब ज़ल्मे खलीलजाद की एक स्टेटमेंट आई कि पाकिस्तान के बारे में उसने कहा कि इजराइल इज अफ्रेड ऑफ पाकिस्तान बिकॉज पाकिस्तान जो है उसके पास ऑलरेडी मिसाइल्स हैं न्यूक्लियर वॉरहेड वाले जो इजराइल तक पहुंच सकते हैं, और अब पाकिस्तान वो मिसाइल बना रहा है जो कि अमेरिका तक पहुंच सकें। तो लिविंग साइड वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट आई थिंक बगराम पे वापस आना, चाइना को कंटेन करना और हमारे न्यूक्लियर को अपनी निगाह में रखना, आई थिंक ये दोनों फैक्टर्स हैं। क्योंकि चीन ने भी अफगानिस्तान को BRI में शामिल करने की कोशिश की है, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो थ्रेट उनको हमारे पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं उनसे है, वो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स है। तो आई थिंक इन दोनों चीजों को उनके जहन में रखना पड़ेगा। बाकी मैं एक और बात कहूंगा कि मुल्ला उमर वाले तालिबान और इन तालिबान में बहुत फर्क है। उसका पूरे मुल्क के ऊपर कंट्रोल था एक्सेप्ट फॉर सम नॉर्दर्न एरियाज, लेकिन इनका अपने मुल्क के ऊपर कंट्रोल नहीं है। और मेरे नजदीक इन्होंने बड़े आराम से अमरीकियों को जाने दिया था। अमरीकियों ने सारा असला छोड़ा था ताकि हमारा रीजन जो है, जो हमें डिस्टेबलाइज रखा जाए न्यूक्लियर, बिकॉज वी आर दी ओनली मुस्लिम न्यूक्लियर पावर। तो ये कोई अनइंटेंशनल नहीं था। अमरीकी अपना एक पीस भी नहीं छोड़ते, कहीं पे अपना पेज भी लेके जाते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ छोड़ा ना। दो वजूहात से मेरे नजदीक, एक चाइना को कंटेन करना कि वो BRI में अफगानिस्तान को शामिल न करे, और दूसरा कीप एन आई ऑन आवर न्यूक्लियर एसेट्स, बगराम पे वापस आना चाहते हैं। दैट्स माय ओपिनियन। बहुत शुक्रिया जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। आप आज यू एनलाइटन अस ऑन दीज वेरी कम्प्लेक्स इश्यूज़, और बड़ी दुनिया, हर लहजा पेचीदा होती हुई ये दुनिया है। और इट रिमाइंड्स मी ऑफ 1930s कि 100 साल बाद लगता है वैसे ही हालात दोबारा से पैदा हो रहे हैं। ब्रेक बाद वापस आएंगे तो और भी बहुत सी बातें हैं। ट्रंप ने भारत के IT इंडस्ट्री के साथ क्या करना है, थोड़ी सी बात और भी करेंगे जो तशना रह गई थी। कितनी इन्वेस्टमेंट है और कितनी बड़ी मंडी है, और कितना पैसा कतर और सऊदी अरब जो है वो अपनी उस सिक्योरिटी के लिए देते रहे हैं जो कहीं मौजूद नहीं थी, और उसी से भाग कर शायद ये मुआहदे हुए हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। वैसे तो मियाँ साहब बड़ी सैर हासिल बहस की और बड़ी उन्हें हमें एनलाइटन किया जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने भी, और जनाब साजिद हबीब साहब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जो थे। लेकिन 2-3 बातें जो आज मैं देख रहा था, मैंने ये इन्वेस्टमेंट्स देखी हैं। अभी कुछ मई में $1.2 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट ली इसने ट्रंप ने कतर से। ये जो अपने वो दोबारा से एक इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहता है, वो जो अब आमलेट का अंडा बनाना चाहता है कि जी वो उधर मैन्युफैक्चरिंग हब दोबारा वापस चला जाए। अभी रिसेंटली $10 बिलियन की दोबारा से कमिटमेंट की इन्होंने। इससे पहले कतर की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये जो बनी थी ये जो बेस जो कतर में, ये 90s में तकरीबन $1 बिलियन में कतर ने बनवा के दी थी। अब गॉड नोज के अंडर द टेबल वो कितने पैसे इनको देते हैं। अभी सऊदी अरब का मैं देख रहा था, साल की कोई ये $35 बिलियन की मंडी है अमेरिका की, ये जो डिफेंस का सारा मामला, ये जो असले वगैरह का मामला है। तो हजूर अगर इतने पैसे दे के हमले ही करवाना है, जूते ही पड़वाने हैं, तो ये तो बड़े कम पैसों में कोई भी कर सकता है। तो आई थिंक मियाँ साहब मुझे ये लगता है कि देयर इज़ समवेयर रियलाइजेशन। ये तो ठीक एयर वाइस मार्शल साहब ने कहा कि शायद थोड़ी बहुत मोहम्मद बिन सलमान की बात हुई हो, मगर इससे पहले भी वो अमेरिका को मुख्तलिफ हवालों से डिफाई करते रहे हैं। तो ये तो एक बात हमें थोड़ी समझ में
आती है। और मेरे ख्याल में जो अब ये अपने अपने डिफेंस की तरफ देख रहे हैं, तुर्की का ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्टैंड है। आई डोंट नो, सीसी अल फतह इज़ हैविली डिपेंडेंट अपॉन, लेकिन सीसी अल फतह और मिस्र भी हैविली डिपेंड करता है जो एड या मदद या फाइनेंस उसको सऊदी अरब से मिलता है। तो मेरे ख्याल में एक ये डायमेंशन मियां साहब, और एक जो 3 मुल्कों ने ये ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया और एक आध और मुल्क कह रहे हैं कि जी, और फ्रांस वगैरह कि जी हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स को, इंडिपेंडेंट जो पैलेस्टीनियन स्टेट है वो तो खैर एक मुनाफकत है, क्योंकि आज भी 40-50 बंदे उन्होंने गजा में मारे इन्हीं के बनाए हुए असले से। तो लेकिन वो अपनी आवाम से बड़े खौफजदा हैं। 18 और 10 तारीख को आपने देखा कि फ्रांस में अप इन फ्लेम्स, और अगर वहाँ की पार्टी होती तो शायद इनकलाब ही हो जाता। तो मियाँ साहब, बहरहाल ये है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। अब हम इससे किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं? आई डोंट नो योर टेक ऑन दिस। देखें कायद साहब, अब देखें जो कतर है वो तो बहुत ज़्यादा पैसे उन्होंने खर्च किए। सऊदी अरब जो है उन्होंने भी अपने बहुत पैसा खर्च किया और अपनी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका के सामने जो है वो उनके सामने वो एग्रीमेंट किए। आपको याद होगा कायद साहब के जो सऊदी अरब है ख़ास तौर पे, उससे अमेरिका ने डिफेंस के नाम पर कितना कमाया है। डिफेंस के नाम पर गुज़श्ता 10 सालों में अमेरिका ने 350 अरब डॉलर जो है सिर्फ सऊदी अरब से कमाए हैं। उसमें उन्होंने तरबियत के नाम पर जो है वो पैसे कमाए, उन्होंने उसमें F-15 जो दिए थे उनकी देखभाल के नाम पर पैसे कमाए, अरबों डॉलर कमाए। पैट्रियट मिसाइल स्पोर्ट्स जो दिया गया था उसके नाम पर पैसे कमाए। इसके अलावा जो है वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के नाम पर, मुश्तरका मशकों के नाम पर, इंटेलिजेंस शेयरिंग के नाम पर जो है पैसे कमाए। इसमें कोई शक नहीं कि अरबों ने पैसे लुटाए हैं अमेरिका पे। लेकिन हुआ क्या कि इजराइल ने जब हमला किया तो कतर का वो इलाका जिस पर हमला किया गया था वो अमेरिकी असला नहीं बचा सका, अमेरिकी इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं बचा सकी। लेकिन अब माहिदा जो है पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का हुआ है, इसके बाद इत्तलात हैं, बड़ी ज़ोर शोर से इत्तलात हैं कि क्राउन प्रिंस जो है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये बताया जा रहा है कि नवंबर के महीने में उनका दौरा जो है मुतवक्के है और वो पाकिस्तान आएंगे और इस माहिदे की तजदीद, बल्कि इस माहिदे पर अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाएगा। अमल दरामद तो आज उस दिन से ही शुरू हो गया था बल्कि, लेकिन इसको अमली जो है जामा पर जो है पहनाया जाएगा। पाकिस्तान में आके पाकिस्तान में दिफाई शोबे में बड़ी सरमायाकारी जो है वो होने जा रही है। और मैं ये इत्तलात हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो बाकायदा तौर पर जो कान प्रोजेक्ट है उस पर सरमायाकारी होगी। पाकिस्तान के अंदर जो जेट तैयारे हैं वो अपने जो है वो टेक्नोलॉजी से अपने बलबोते पर बनाए जाएंगे। बहुत बड़ी सरमायाकारी इसमें भी होने जा रही है। इसके अलावा फंड जो है वो कायम किया जाएगा जिसमें जदीद हथियारों की तैयारी जो है वो शामिल होगी और खुद साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसके लिए एक फ़ंड कायम किया जाएगा। वो भी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है वो ऐलान करेंगे, ये भी मुतवक्के है। हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम जो है उस पर बड़ी सरमायाकारी होने के इम्कानात हैं। ये सारी की सारी सरमायाकारी सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के अंदर जो है वो की जाएगी। मुश्तरका तौर पर दोनों मुल्क दिफाई पैदावारी सलाहियत जो है वो हासिल करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रायती कीमतों पर जो तेल का मुआहदा ज़्यादा और का था वो बहाल किया जाएगा। वो अगर बहाल हो जाता है तो तेल की कीमतें इंतहाई कम हो जाएंगी और पाकिस्तान को जो है वो एक बड़ा जो उसमें इंपोर्ट बिल जो है जिसका सामना करना पड़ता है डॉलरों में, वो उसका सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा और पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से तरक्की करेगा। ये सारी जो है वो मामला जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं और सारी खुशखबरियां पाकिस्तान को आने जा रही हैं। साहब ये जो आपकी उसके साथ साथ वहीं पर जो है वो तय पाया था कि आगे क्या होना है। आगे देखें कायद साहब, जो बाकी मुल्क हैं, कतर है, उसके अलावा दीगर ममालिक हैं, उसमें जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी कह चुके हैं, वज़ीर दिफा भी कह चुके हैं कि तमाम मुल्क जो है पाकिस्तान की जो है वो साथ मुआहदा कर रहे हैं, उसकी छतरी में अम्ब्रेला में आ रहे हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि जिस तरह ये कहा जाता था, जो पहले अभी बात हुई एयर मार्शल साहब ने भी कही कि ग्रेटर इजराइल तो दफन हो गया, अब ग्रेटर पाकिस्तान जो है वो ज़रूर दुनिया के नक्शे पर उभरेगा और उस हवाले से तेजी से काम जारी है और पूरे आलम इस्लाम को कमांड पाकिस्तान करने जा रहा है। देखें, मैं ये तो आपकी बात मानने को तैयार हूँ कि डिप्लोमेटिकली हमने बहुत गेन किया है और पूरे सिक्योरिटी पैराडाइम में ख़ास तौर पर जो हमारी फ़िज़ाई ताकत थी उसको जिस तरीके से हमारी अस्करी क़यादत ने इस्तेमाल किया और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, इट वाज़ अमेजिंग। और आज अगर मैं आई मस्ट कोट जो हमारे हैं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं फ़ारूक सलीम साहब, आज न्यूज़ में उन्होंने पूरा उसका एक बड़ा इख्तसार के साथ तजिया किया कि 8 मिनट्स में इन्होंने कैसे बदल के रख दिया। लेकिन मियाँ साहब बाकी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं हमारी।
हमारी देखें ना, हमारे यहाँ जो कार्टलाइजेशन है, हमारे यहाँ जो ये जो अपना जरिए माश बिजली को ब्लैक करके, चीनी को ब्लैक किए जो हैं, ये करके ये करते हैं, ये पूरा माइंड सेट अगर आप ख़त्म नहीं करते तो दिस अपॉर्चुनिटी कैन गो वेस्ट। आई एम वेरी सॉरी टू से, आई एम वेरी सॉरी टू से कि अगर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है तो ये क्या करते हैं, ये तो यहाँ स्टील मिल की पहले ज़मीन बेच दो, तो 2000 एकड़ है या कितनी है, उसमें से तो बहुत सारी पहले हजम हो भी चुकी है, वो आप बताएंगे किस दिन आपको। मेरा मतलब है ये तो हर चीज़ छाबे पे रख के बजाय इसके किसकी फाउंडेशन बनाएं, स्टील मिल को दोबारा से खड़ा करें, रशिया को कहीं आके चलाए, यहाँ पे लोग हैं जो चला के दे सकते हैं। ये तो कहते हैं खाओ माल चुको तो चलो लंदन चलिए। आई थिंक दिस माइंड सेट हैज टू बी चेंज इफ वी वांट टू एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। भारत किस मुश्किल में है, उसकी IT इंडस्ट्री किस मुश्किल में आ रही है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, अब हम देख रहे हैं कि ट्रंप साहब बड़े एग्रेसिव हैं, बड़े ट्रक्यूलेंट हैं और बड़े वो इंडिया को पनिश भी करना चाहते हैं। ये भी चाहते हैं, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया शायद वापस उन्हीं के ब्लॉक में चला जाए, उसके ज़्यादातर मफादात उधर ही वाबस्ता हैं। मगर ताहाल तो ये है कि वो अब उसको मज़ीद पुश कर रहे हैं और IT इंडस्ट्री पर मज़ीद टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक ह्यूज यानी था एक सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंडिया के लिए। तो इस पे भी हम देखेंगे कि ये क्या सिलसिला है। मियाँ साहब, अब इंडिया जो है अभी फ़िलहाल तो लगता है कि किसी किस्म का रेप्रोशमा होता इनके दरमियान नज़र नहीं आता, और वो जो H1B वीज़ाज़ भी थे उनको भी उसने टाइट कर दिया है। अभी कल एक एयरलाइन की और एक मैं देख रहा था, आई डोंट नो वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया केयरफुली हमें रिपोर्ट करना पड़ता है कि वहाँ पर तो किसी जहाज़ में बैठे हुए लोगों को जब अंदाज़ा हुआ कि ये वीज़े मनसूख हो सकते हैं तो वो जहाज़ की परवाज़ ही उन्होंने कहा जी बंद करो, अभी वापस चले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू लीव अमेरिका। तो इस किस्म की सूरत हाल बनी हुई है। तो ये आप क्या समझते हैं कि IT इंडस्ट्री पर अगर हिट होती है भारत को तो उसकी मैशत को यकीनन एक बहुत बड़ा एक डेंट पड़ेगा? मियाँ साहब देखें कायद साहब, जो भारत है वो IT इंडस्ट्री और हुनरमंद अफराद में 71% जो है वो अपने खिदमात एक्सपोर्ट करता था अमेरिका को, वो इसमें ख़तरे में पड़ गई हैं और अब 400 अरब डॉलर जो है वो भारत कमाता है, वो इसमें इस वक्त ख़तरे में पड़ गया है। भारत तो इस वक्त मुश्किल में है क्योंकि भारत और जो अमेरिका है उसके दरमियान टैरिफ के जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो चुके हैं। मोदी साहब जो हैं वो किसी भी वक्त तो इस्तीफ़ा दे सकता है क्योंकि उसको इस्तीफ़े का जो है बहुत ज़्यादा मुतालबा हो रहा है, क्यों उन्होंने GST कम किया कि मैं इस्तीफ़ा ना देना पड़े, लेकिन GST जो है वो भी उस पर जो है वो रॉ मटीरियल पर उसी तरह का वही रेशो पे लगाया गया है। वहाँ तो प्रॉब्लम है कायद साहब, इसमें कोई शक नहीं, और उनको बहुत बड़ा दचका जो लग चुका है, लगने वाला है। ख़ास तौर पर IT इंडस्ट्री जिस पर उनको बड़ा मान था उसमें 400 अरब डॉलर का दचका जो है वो उनको लग चुका है बाकायदा तौर पर। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान के पास मौका है और बहुत बड़ी मार्केट जो है वो खाली हो चुकी है जो कि पाकिस्तान को फिल करनी है। वजीर प्लानिंग जो है वो कहते हैं कि पाकिस्तान 1 ट्रिलियन इकॉनमी बहुत जल्द बनेगा 2035 तक। इसमें कोई शक नहीं कि ये मौका इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद है। जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने अपना दामन फैला दिया है, वहां पर एक ये वजीर प्लानिंग आप किसकी बात कर रहे हैं जो है वो जा सकेंगे, और पाकिस्तान के लिए हो सकता है कि ये फ्री वीजा जो है वो कर देगा। नहीं, ये वजीर प्लानिंग कौन है हमारे? एहसन इकबाल साहब का। अच्छा, ये उन्हीं की बात कर रहे हैं ना जिन्होंने ये कोल प्रोजेक्ट लगवाया था यहाँ पे। मियां साहब, ये साहिवाल का कोल प्रोजेक्ट भी उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था ना? नहीं देखें कायद साहब, मैं आपको How can we trust these people? I'm sorry to say that. देखें जो लगाया था वो था, हो गया सर। अब हो नहीं गया, यहाँ पे आपके बैठ के चाइनीज ने कहा है ना लो, चंद दिनों बाद सर एक ऐलान होने जा रहा है। और सर जी की ऐलान होने जा रहा है, खुशखबरी होने जा रही है। पाकिस्तान के पाकिस्तान में जो तेल और गैस की दौलत है उसमें बहुत सी कंपनियों ने दरखास्तें दे रखी हैं, उनको ब्लॉक्स अवार्ड करने हैं। अब वो वक्त, वो मरहला जो है वो आन पहुंचा है कि वो अवार्ड, वो ब्लॉक जो है वो अवार्ड होने हैं जिसमें समंदर में तेल की तलाश भी की जाएगी
और ज़मीनी जो है वो तेल और गैस की तलाश की जाएगी, शेल गैस भी निकाला जाएगा, शेल ऑयल भी निकाला जाएगा, और ये तमाम जो है वो बाकायदा तौर पर इसकी बोलियां खुलने वाली हैं और इसके जो है वो ऐलान होने जा रहा है। सर यहाँ पर यूरिया खाद की कीमतें आगे अपने आने वाले दिनों में देखेंगे, गंदम का सीजन है, अभी तो मियां साहब मुझे ये पता है कि 25 रुपए का नान हो गया है, प्लांट्स हैं उनको 25 रुपए का नान हो गया है, कल मैंने खुद खरीद फरमाया है बाजार से बाहर आए, इसमें महंगाई है। देखे ना कोई एक चीज भी, और लुक एट ट्रैक रिकॉर्ड देखें इनका। अभी 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 सर्दियां आ रही हैं, मेरे पास पैसे हो तो मैं हिजरत करके किसी मुल्क में चला जाऊं, क्योंकि अब वो कोर प्रोजेक्ट अगर चल गया तो उसके बाद एक मौत की दबीज तय लाहौर पर होगी। फॉर हेवन्स सेक, are these people going to exploit this golden opportunity that we have had at our doorstep? मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है मियां साहब, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई मेटामॉर्फोसिस हो गया है। ये रात को सोए थे, सुबह उठे तो काया पलट गई थी, तो पैदल हजते चले गए ने। इस तरह की कोई कहानी दुनिया च नहीं होती। की ख्याल है तुहाडा? लेकिन सर बिल्कुल नहीं होती, लेकिन ये होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत से मौके जो हैं वो आ चुके हैं, खुशखबरियां मौजूद हैं, और इस हवाले से अच्छा ये बताएं, जो एक खबर और बताएं मियां साहब, वक्त कम है। देखें जो पैदावारी शोबा है उसमें मियां साहब वक्त कम है, एक और बताएं, उसमें आपकी जो है वो ईरान के साथ तजारत शुरू होने जा रही है सर। 10 ये सुने, ये बताएं, ये वीजा जो कैंसिल हुआ है ये चाइना ऑफर कर रहा है अब कि जी इधर इधर जो इंडियन यानी एक हुनरमंद वर्किंग क्लास है, तो ये क्या अब ये चाइना की तरफ रुख कर रहे हैं? जो यूथ है, हाईली क्वालिफाइड यूथ है, जो हमारे पास बाय द वे नहीं है। अब हमारे तो 2-3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं, थैंक्स टू आवर एक्सीलेंट एजुकेशनल पॉलिसी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। इंडिया को चाइना ऑफर नहीं कर रहा, क्योंकि सर चाइना समझता है कि इंडियन जासूस हैं, इसलिए वो इंडिया को जो है वो चाइना ऑफर नहीं कर रहा, पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है। बल्कि पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी तादाद में चाइना जा भी रहे हैं, और बहुत बड़ा प्रोग्राम जो है वो चाइना पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रहा है कि पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स जेरे तालीम हैं, चले मियां साहब मुझे यहाँ पे क्लोज करना है, टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं या ले चुके हैं, उनको चाइना जो है वो ये प्रोग्राम का एंड है, आके वो काम करें, इंटर्नशिप करें और वहाँ की जुबान सीखें, वहाँ से जो है वो अपने खत्म हो गया है। अभी तो हम वजारत खारजा के बाहर उन लाइनें देखते हैं, और कल आपको मैं फिगर बताऊंगा कि कितने लाख लोग जो हैं यहाँ से। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दोज हु गो ऑन ये जो डिंकियाँ और ये जो जाते हैं बेचारे समंदर के रास्ते, और वो लोग जो लीगली भी जाना चाहते हैं वो देख लें तो क्या मामला है। अल्लाह बेहतर लोग लाए और बेहतर सिलसिला चले और हम ये अपॉर्चुनिटी एक्सप्लॉइट कर सकें। इजाज़त दें, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।